दोस्तों स्वागत है। आज मैं आपके लिए मिशन मजनू मूवी लेकर आया हूं, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत वर्ल्ड वार 2 से होती है, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला कर दिया। अब वार तो खत्म हो गई थी, लेकिन अब एक न्यू पावर ने जन्म ले लिया था और वो थी न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच भी लड़ाइयां हुई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 3 बार हराया। अब भारत पर कब्जा जमाने का पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता था और वो था न्यूक्लियर बॉम्ब। फिर पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखने के लिए रो ने वहाँ पर अपने कुछ एजेंट्स भेजे, ताकि वे वहाँ की इंफॉर्मेशन भारत भेज सके। कहानी शुरू होती है एक मस्जिद से, जहाँ पर कुछ लोग इबादत कर रहे थे। इबादत के बाद हमें तारिक हुसैन नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर एक आदमी अलवर से उसके चाचा के पास काम दिलवाने के लिए कहता है। फिर अलवर उसे कहता है कि अभी हमें आदमी की जरूरत नहीं, लेकिन उनके साथ जो मौलवी थे वो अलवर को उसे काम दिलवाने की सिफारिश करते हैं। फिर अलवर की सिफारिश के बाद उसके चाचा ने तारिक को काम पर रख लिया। फिर जब वे उसे सुई में धागा डालने के लिए कहते हैं, तो तारिक की नजर एक लड़की पर जाती है, जिसे देखकर उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। लेकिन तभी उस लड़की के अब्बू आ जाते हैं और उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। फिर अलवर तारिक को बताता है कि उसका नाम नसरीन है और वो बेचारी अंधी है, उसे दिखाई नहीं देता। फिर तारिक उसके सूट भी सिलता है और उसे हर रोज ऑटो रिक्शा तक छोड़ने के लिए भी जाता है। लेकिन एक दिन नसरीन उसे पहचान जाती है, क्योंकि वो उसके लगाए हुए परफ्यूम को पहचानने लगी थी। फिर तारिक उस ऑटो रिक्शा वाले को वहाँ से भेज देता है और नसरीन को अपने स्कूटर पर बिठाकर ले जाता है। अब दोनों आपस में प्यार करने लगे थे। फिर एक दिन जब तारिक पतंग उड़ा रहा था, तो नसरीन उसके पास आती है और उसके चेहरे को छूने लगती है। ऐसा करते हुए उसके अब्बू उसे देख लेते हैं। फिर अगले दिन नसरीन के अब्बू तारिक के पास जाते हैं और उसे धमकी देते हैं कि वो उसकी बेटी के आसपास भी दिखना नहीं चाहिए। लेकिन तारिक भी चुप नहीं रहता और सीना ठोक के कहता है कि मैं नसरीन से प्यार करता हूँ और उसे निकाह करना चाहता हूँ। फिर गुस्से में आकर नसरीन के अब्बू वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन अलवर के चाचा नसरीन के अब्बू को समझाते हैं कि तारिक नसरीन के लिए बिल्कुल सही लड़का है। तभी नसरीन वहाँ आ जाती है और अपने अब्बू से कहती है कि मेरी अम्मी के जाने के बाद मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था, लेकिन तारिक ने मेरी जिंदगी में आकर फिर से खुशियां भर दी है। ये बात सुनकर उसके अब्बू मान जाते हैं और दोनों का बहुत ही धूमधाम से निकाह कर देते हैं। अगले सीन में हमें का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां एक आदमी भागता हुआ आता है और मकसूद आलम के पास जाकर उन्हें इंडिया की न्यूज देखने के लिए कहता है। फिर आलम वो न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग सफलतापूर्वक कर ली है। इस न्यूज के बाद पाकिस्तान में भी एक मीटिंग बुलाई जाती है और इस मीटिंग में वो ये नतीजा निकालते हैं कि उन्हें भी न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाना चाहिए। उनमें से एक पॉलिटिशियन कहता है कि हमें ये काम करने के लिए एक भौतिक वैज्ञानिक और मेटालॉजिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। फिर वो पॉलिटिशियन उन्हें अब्दुल कादिर खान के बारे में बताता है, जो कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब को बना सकता था। फिर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार उसकी बात मान जाते हैं। अब अब्दुल कादिर खान को भी पाकिस्तान में बुलाया जाता है और उसके परिवार की खातिरदारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती। फिर पाकिस्तान में एक अच्छी सी लोकेशन देखकर इल्लीगली ये काम शुरू कर दिया जाता है। फिर वे इल्लीगली यूरोपियन ब्लैक मार्केट से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का सामान मंगवाते हैं और अफ्रीका से यूरेनियम मंगवाया जाता है। अब वे न्यूक्लियर बनाने के बहुत करीब थे। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग नसरीन के अब्बू के घर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी उनमें तारिक के लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढने की बहस छिड़ जाती है। फिर खाना खाने के बाद तारिक नसरीन को घर पर ही छोड़कर अपनी सिलाई की दुकान पर आ जाता है। तभी हमें उसकी सच्चाई के बारे में पता चलता है कि वो एक इंडियन रॉ एजेंट है। उसके पास शर्मा का फोन आता है, जो कि उसे अपनी कोड लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान वाले न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं और हमें उनकी लोकेशन ढूंढनी होगी। फिर वो उसे एक ढाबे पर जाने के लिए कहता है और अपना पूरा नाम बताने को कहता है, जो कि अमनदीप सिंह था। अमन को एक ख्वाब अक्सर आया करता था, जिसमें वो अपने पिता को खुद को गोली मारते हुए देखता है। अब ऐसा क्यों हुआ ये आपको आगे पता चलेगा। तभी रो से आरन काओ को एक निर्देश आता है कि वो अमन को अपना असिस्टेंट ना चुने, क्योंकि उसके पापा ने अंबाला एयरबेस के ब्लूप्रिंट पाकिस्तान को बेच दिए थे। लेकिन काओ को अमन पर पूरा विश्वास था। तभी अमन उसी ढाबे पर पहुंच जाता है और उसे वही कोड बताता है जो कि उसे शर्मा ने बताया था, और वो कोड था गोरिल्ला मसाला। फिर वो ढाबे वाला उसे अंदर ले जाता है। वहाँ ले जाकर वो उसे एक गन और कुछ पैसे देता है, लेकिन अमन सिर्फ पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात को रो एजेंट शर्मा असलम को फोन करके अमन का ध्यान रखने के लिए कहता है। अगले दिन सुबह जब अमन दुकान पर जाता है, तो चाचा उसे ब्रिगेडियर की यूनिफॉर्म देकर आने को कहते हैं, लेकिन रास्ते में अमन यूनिफॉर्म के ऊपर वाले 2 बटन तोड़कर फेंक देता है। फिर अगले दिन उस ब्रिगेडियर का फोन आता है और वो बहुत गुस्सा करता है। फिर अमन उसके बटन लगाने के लिए उसके घर पर जाता है। तभी ब्रिगेडियर की यूनिफॉर्म पर बटन लगाते समय अमन उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है और न्यूक्लियर के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि बॉम्ब बनाने के लिए दूसरे देश से एक आदमी को बुलाया गया है और वो बॉम्ब रावलपिंडी के आसपास ही कहीं बनाया जा रहा है। फिर ज्यादा जानकारी ना पता लगा पाने के कारण शर्मा उस पर गुस्सा हो जाता है और जल्दी से जल्दी बॉम्ब की लोकेशन पता लगाने के लिए कहता है। फिर अगले दिन अमन 1970 के कुछ पेपर्स और न्यूक्लियर फिजिक्स की किताबें लाकर उनमें से कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर अमन को समझ आ जाता है कि अब उसे करना क्या है। फिर अगले दिन सुबह अमन जब एक दुकानदार के पास जाकर इंग्लिश सीट के बारे में पूछता है, तो वो दुकानदार उसे एक जगह के बारे में बताता है। दूसरी तरफ इंडिया में इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी और मोरारजी देसाई भारत के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। फिर एक मीटिंग के दौरान पीएम आरएन काओ को ये इन्वेस्टिगेशन बंद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके कारण भारत के अपने पड़ोसी देश के साथ कभी भी संबंध खराब हो सकते थे। फिर काओ उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते। फिर काओ अपना रिजाइन दे देता है ताकि वो प्राइम मिनिस्टर का ध्यान रो से हटा सके, लेकिन उसके रिजाइन देने का कोई फायदा नहीं होता। वो ऑपरेशन अब भी जारी था। तभी अमन भी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जो उसे दुकानदार ने बताई थी। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। फिर अमन उनसे बाहर से आए लोगों के बारे में पूछताछ करता है। वो बताती है कि उनमें जो आदमी है वो तो पठान ही है, लेकिन उसकी बीवी अंग्रेज है। हर रोज उन्हें लेने के लिए
एक गाड़ी आती है। फिर वो वहाँ पर खेल रहे एक बच्चे से कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में उसका अब्बू वहाँ आ जाता है और उसको देखकर अमन वहाँ से निकल जाता है। फिर जब वो घर जाता है तो उसे पता चलता है कि नसरीन को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। फिर वो भागकर हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि नसरीन बिल्कुल ठीक है। उस समय असलम उस पर ही नजर रखे हुए था। फिर रात को अमन फिर से उसी घर में जाता है जहाँ उसे वही इंग्लिश टॉयलेट दिखाई देती है। इस इंग्लिश टॉयलेट सीट की वजह से ही वो इन आदमियों तक पहुंच पाया था। फिर अगले दिन जब अमन उस बच्चे से उनके बारे में पूछता है तो वो बच्चा अमन को उनकी लड़कियों के स्कूल के बारे में बताता है जो कि उसी के साथ खेला करती थी। फिर अमन छुट्टी के टाइम स्कूल में पहुंच जाता है और एक गार्ड को रिश्वत देकर एडमिशन रजिस्टर दिखाने के लिए कहता है। फिर गार्ड उसे वो रजिस्टर दिखा देता है। रजिस्टर में लड़कियों के नाम के साथ उनके बाप का नाम भी लिखा हुआ था, जिससे अमन को पता चल जाता है कि उस बाहर से आए आदमी का नाम अब्दुल कादिर खान है। फिर रात को अमन फिर से अपनी दुकान में जाकर अब्दुल कादिर खान की इन्फॉर्मेशन रो एजेंट शर्मा को देता है, लेकिन इतनी थोड़ी इन्फॉर्मेशन से शर्मा खुश नहीं होता। फिर अमन शर्मा से और टाइम मांगता है, लेकिन वो अमन को डिसमिस कर देता है। फिर जब वो दुकान के बाहर आता है तो देखता है बाहर नसरीन के अब्बू खड़े हुए थे और उसे लगता है कि शायद वो उसका सच जान गए हैं, लेकिन नसरीन के अब्बू तो ये सोच रहे थे कि अमन की एक और बीवी है जिससे वो छुप छुप कर बातें करता है। ये सब कुछ आलम भी देख रहा था। फिर वो अपनी सारी बातें शर्मा को बता देता है। तभी शर्मा असलम को उसे जान से मारने के लिए कहता है। फिर रात को कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। जब वो देखने जाता है तो बाहर खड़ा असलम उसे मार देता है। अगले दिन पाकिस्तान आर्मी प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस तक पहुंच जाती है। फिर अब्दुल कादिर खान उन्हें न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बताता है, लेकिन तभी जनरल मोहम्मद वहां पर आते हैं और पीएम को पैसों की बड़ी हेराफेरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें यह पता चलता है कि उस रात असलम ने अमन को नहीं बल्कि नसरीन के अब्बू को मारा था। अमन को तो चाचा से इस बारे में पता चला। फिर अमन असलम को एक पुल के ऊपर रोक लेता है और उसे बहुत मारता है, लेकिन तभी वहां पर मौलवी आता है और उसे रोकता है क्योंकि शर्मा ने असलम को ऐसा करने का ऑर्डर दिया था। फिर मौलवी कहता है लड़ो मत, हम मिलकर इस केस को सुलझाएंगे। अब रा का नया चीफ एनएफ संतोष बन गया था। फिर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी क्वेटा में है और इजराइल पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है। अब पाकिस्तान की कमान जनरल के हाथों में आ गई थी। तभी अमन जब नसरीन के घर पर था तो चाचा जान अमन को बताते हैं कि हमारे हाथ से 400 यूनिफॉर्म के ऑर्डर निकल गए हैं। फिर अमन नसरीन को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय में पाकिस्तान के जनरल का फोन आता है। वो प्राइम मिनिस्टर मोरारजी को बताते हैं कि पाकिस्तान के पीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज से 3 महीने बाद फिर से इलेक्शन होंगे। अगले दिन अमन मस्जिद में अहमद को रोक लेता है क्योंकि उसे ही उन यूनिफॉर्म्स के ऑर्डर मिले थे। फिर वो उससे उन जैकेट्स के बारे में पूछता है। अहमद बताता है कि वो जैकेट्स कोई आम जैकेट नहीं बल्कि स्पेशल जैकेट है जो कि आर्मी कैंप में नहीं बल्कि कहीं और ही जा रही है और इस बार तो उन्हें जैकेट्स को डिलीवर भी नहीं करना बल्कि वे खुद ही जैकेट्स को लेने आएंगे। फिर अमन, असलम और मौलवी तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वे पुलिस की वर्दी पहनकर उस ट्रक को रोक लेते हैं जिसमें वर्दियां ले जाई जा रही थी। उन्होंने ट्रक को इसलिए रोका क्योंकि असलम ने उस ट्रक की नंबर प्लेट उतार दी थी। फिर वे ट्रक में पड़े डिब्बों को चेक करते हैं। उन सोल्जर से उन्हें यह पता चलता है कि ये सारी यूनिफॉर्म्स कहूटा में जा रही है जो कि रावलपिंडी से 1.5 घंटा दूर है। तभी जब अमन घर पर आता है तो देखता है कि नसरीन घर पर वापस आ चुकी है। फिर वो नसरीन से माफी मांगता है, लेकिन नसरीन तो उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी। अब एक तरफ तो भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारना चाहता था, इसलिए वे पाकिस्तान में मिठाई भिजवाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वहाँ एक मीटिंग के दौरान एक ऑफिसर उन्हें कहूटा में और आर्मी तैनात करने के लिए कहता है, लेकिन का चीफ कहता है कि अगर हमने वहां पर आर्मी तैनात की तो इंडिया को शक हो जाएगा और उसकी इस बात से जनरल भी सहमत थे। दूसरी तरफ अमन, असलम और मौलवी तीनों कहूटा जाते हैं। अमन और असलम पास की ही एक पहाड़ी पर जाते हैं ये देखने के लिए कि वहां पर चल क्या रहा है। फिर अमन ऊपर चढ़कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस पर कोई गोली चला देता है क्योंकि एक ऑफिसर ने उन्हें देख लिया था, लेकिन वे बकरी का बहाना बनाकर वहां से बचकर आ जाते हैं। फिर दुकान में आकर मौलवी शर्मा को जो उसने देखा उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन वो भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए शर्मा उस पर भी गुस्सा हो जाता है। तभी अमन मौलवी से फोन पकड़ लेता है और कहता है कि आपको दिमाग से काम लेना चाहिए। फिर वो फोन काट देता है, लेकिन शर्मा उनके पास फिर से फोन करता है और कहता है कि इजराइल अगले 48 घंटों के अंदर क्वेटा पर हमला करने वाला है, मुझे फिजिकल एविडेंस का इंतजार है। तभी फोन काटने के बाद अमन कहता है कि वो फैसिलिटी के अंदर जाएगा, लेकिन वे दोनों उसे ऐसा करने से मना करते हैं। फिर अमन उन्हें बताता है कि मेरे पिता की मौत के बाद अब सब लोग मुझे भी गद्दार समझते हैं, इसीलिए तो किसी ने मेरी मरती हुई माँ की हेल्प भी नहीं की और अब मुझे अपनी वफादारी साबित करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं इस काम को अंजाम देकर ही रहूंगा। फिर वहां जाने से पहले अमन नसरीन के लिए पासपोर्ट, कुछ पैसे और एक खत छोड़कर जाता है ताकि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो नसरीन वहां से सेफली कहीं और जा सके। फिर अगले दिन वो नसरीन का चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है। तभी वो डॉक्टर को एक आदमी से बात करते हुए सुन लेता है कि अगर तुम उस मशीन के अंदर बिना सूट पहने जाओगे तो उसका रेडिएशन तुम्हारे शरीर के अंदर ही रह जाएगा। ये बात सुनकर अमन सीधा मौलवी के पास जाता है और बताता है कि अब मुझे फैसिलिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर वे तीनों फिर से कहूटा जाते हैं। वहां पहुंचने पर अमन एक नाई की दुकान में जाता है और वहां से फैसिलिटी से आए हुए कुछ ऑफिसर्स के बालों को इकट्ठा करता है जिन्होंने वहां पर कटिंग करवाई थी ताकि वो उनके सैंपल्स चेक करवा सके कि कहीं उनमें रेडिएशन तो नहीं है। फिर वे तीनों रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां ट्रेन में चढ़ने से पहले यात्रियों की तलाशी हो रही थी। तभी अमन वहां पर एक सिख की पगड़ी पहन लेता है और वॉशरूम में जाकर एक आदमी को बेहोश करके उसकी आईडी भी ले लेता है। फिर अमन जब आईडी दिखाता है तो सोल्जर उसे साइड में खड़ा कर देता है क्योंकि आईडी में बिना पगड़ी वाली फोटो थी। फिर वो अमन को अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहता है, लेकिन इस बात को लेकर कुछ और पंजाबी सोल्जर पर गुस्सा हो जाते हैं। तभी वहाँ एक और सोल्जर आता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। फिर जब अमन ट्रेन में बैठता है तो वो वहाँ पर अपनी बीवी की अंगूठी गुम होने का नाटक करता है। तभी स्टेशन से ट्रेन में बैठे ऑफिसर्स को फोन आता है कि बोगी नंबर 7 में सीट नंबर 7 पर जो आदमी बैठा है उसे अरेस्ट कर लो। लेकिन इतने में अमन उस बालों वाले
वाले बैग को एक औरत के बैग में छुपा देता है। फिर वो अपनी पगड़ी भी उतार देता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, लेकिन एक सोल्जर उसके कड़े को देखकर उसे पहचान जाता है। फिर अमन उस सोल्जर से बचने के लिए ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वहाँ भी कुछ सोल्जर आ जाते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर अमन उनसे बचने के लिए एक नदी में कूद जाता है, लेकिन वहाँ से कूदते वक्त उसे एक गोली लग जाती है। फिर अमन जब कुछ देर तक बाहर नहीं आता तो वे सोल्जर ये सोचते हैं कि वो मर गया। फिर ट्रेन भी वहाँ से रवाना हो जाती है। वहाँ से आकर अमन असलम और मौलवी के पास आता है और फिर वे वहाँ से निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचकर वो शर्मा को फोन लगाता है और उस औरत के बारे में बताता है जिसके बैग में उसने बालों वाला बैग छिपाया था। फिर शर्मा स्टेशन पर अपने कुछ आदमी भेजकर उस बैग को हासिल कर लेता है। दूसरी तरफ इजराइल भी पाकिस्तान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा था। तभी जब उन बालों को टेस्ट करवाया जाता है तो उन्हें पता चलता है कि उनमें हाई रेडिएशन है और उन बालों के अंदर यूरेनियम भी था जिसे बॉम्ब बनाने के काम में लिया जाता है। फिर ये बात जानकर शर्मा समझ जाता है कि कहूटा में ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा रहा है। फिर शर्मा राज चीफ से मिलने के लिए जाता है और उन्हें फिजिकल एविडेंस दिखाते हुए कहता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी क्वेटा में नहीं बल्कि कहूटा में है। फिर चीफ इजराइल के कमांडर को फोन करता है। कुछ ही मिनटों में इजराइल का हमला क्वेटा में होने ही वाला था, लेकिन इजराइल का कमांडर उन्हें रोक देता है। फिर इंडिया में दोबारा पीएम के साथ मीटिंग रखी जाती है। पीएम अभी भी इस बात से सहमत नहीं थे क्योंकि वो फिर से वर्ल्ड वार 3 छेड़ना नहीं चाहते थे। तभी शर्मा उन्हें इस हमले के रोके जाने की खबर देता है, जिसको सुनकर वे तीनों बहुत खुश होते हैं। फिर शर्मा उनसे अपने घटिया बर्ताव के लिए माफी मांगता है। अगले सीन में हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जनरल को फोन लगाकर उनसे पूछते हैं कि क्या आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, लेकिन जनरल इस बात से साफ इंकार कर देता है। फिर जब वो कहूटा का नाम लेते हैं तो पाकिस्तानी जनरल हैरान रह जाता है। फिर प्राइम मिनिस्टर उसे धमकी देते हैं कि अगर तुम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो तो इसी वक्त उसे बंद कर दो, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ फिजिकल एविडेंस है। फिर जनरल कादिर खान को बुलाकर उन्हें न्यूक्लियर टेस्टिंग को बंद करने का ऑर्डर देता है। अब जनरल को शक था कि यह काम जरूर रॉ एजेंट्स का है, जिन्होंने छुपकर यह इंफॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचाई होगी। तभी घर जाकर अमन नसरीन को कहता है कि वे दोनों आज रात दुबई जा रहे हैं क्योंकि उसको वहां पर एक नया काम मिल गया है। दूसरी तरफ जनरल एक मीटिंग बुलाकर सभी को धमकी देता है कि 48 घंटे के अंदर अंदर रॉ के सभी एजेंट्स को मौत के घाट उतार दिया जाए। फिर आईसीस का चीफ पिछले 12 घंटे में जो भी कॉल इंडिया से आई या गई उनका रिकॉर्ड निकलवाने के लिए कहता है। अब अमन और नसरीन दुबई जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। तभी अमन जैसे ही फोन करने के लिए फोन उठाता है तो उसे पता चल जाता है कि इंडिया के लिए कॉलिंग बंद कर दी गई है। दूसरी तरफ आईसीस के कुछ एजेंट्स असलम के ढाबे पर पहुंच जाते हैं और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। असलम उनसे बच नहीं पाता और मारा जाता है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेगुनाह मारे जाते हैं। फिर रात को जब मौलवी असलम के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि असलम मारा गया है। फिर वो भागकर अमन के पास जाता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन अमन तो नसरीन के बिना वहां से जाने वाला नहीं था। फिर मौलवी तो वहां से निकल लेता है। तभी अमन नसरीन को लेकर जल्दी से एयरपोर्ट पर पहुंचता है। तभी कुछ एजेंट नसरीन के घर पर पहुंचकर पूछताछ करते हैं और फिर वे जहां पर अमन काम किया करता था उस जगह भी पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर मौलवी आता है और उन सभी एजेंट्स को अपने साथ एक ब्लास्ट में उड़ा देता है। तभी कुछ एजेंट एयरपोर्ट पर भी पहुंच जाते हैं। फिर वे उनकी फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछताछ करने लगते हैं। तभी अमन को भी उनके आने के बारे में पता चल जाता है और फिर वो फैसला करता है कि अगर नसरीन को सेव करना है तो उसे अकेले ही यहाँ से भेजना होगा। फिर वो उसे एक व्हील चेयर पर बिठाकर वहाँ से रवाना कर देता है, लेकिन वो एजेंट नसरीन को देख लेते हैं। फिर अमन उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें अपने पीछे लगा लेता है। फिर सभी सोल्जर्स अमन पर हमला कर देते हैं। इतने में नसरीन सही सलामत फ्लाइट के अंदर बैठ जाती है। तभी दुबई जाने वाली फ्लाइट की आखिरी बार अनाउंसमेंट होती है। फिर जैसे ही वो फ्लाइट दुबई के लिए उड़ान भरती है एजेंट अमन को मार गिराते हैं। फिर दुबई पहुंचने के बाद नसरीन एयरपोर्ट पर अमन का इंतजार ही करती रह जाती है, लेकिन तभी वहां पर आरएन काऊ आता है और नसरीन को अमन के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर वो नसरीन को अमन का भेजा हुआ लेटर भी पढ़कर सुनाता है, जिसमें उसने नसरीन को अपनी सारी सच्चाई बता दी थी कि वो एक हिंदुस्तानी है। अब इंडियन एजेंट्स के सेक्रीफाइस की वजह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट सारी दुनिया के सामने आ गया था, लेकिन जनरल अभी भी इस बात से इंकार कर रहा था। 1998 में इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की देखरेख में अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट भी पूरा कर लिया। फिर 2004 में अब्दुल कादिर खान दुनिया के सामने इस बात का खुलासा कर देता है कि उन्होंने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसी कंट्रीज में बेची है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।